हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं आज भी हमेशा की तरह खामोशी से छत की मुंडेर से लगकर बैठी थी और नीचे से आने वाली आवाज़ों को सुन रही थी। अम्मी कई बार वक्फे वक्फे से आकर मुझे झांक चुकी थीं, मगर मुंह से कुछ न कहती थीं। मैं कभी कभार अपनी जगह से उठकर नीचे झांक लेती थी और फिर दोबारा से वहीं बैठ जाया करती। कभी मैं उन लोगों को देखकर खुश होती तो कभी मेरा दिल दुख से भर जाया करता। आखिरकार जब काफ़ी देर तक मैं अंदर नहीं गई तो अम्मी खुद ही मुझे बुलाने आ गई और कहने लगीं कि सदफ, तुम कब तक यहाँ बैठी रहोगी? ठंड बढ़ रही है, अंदर कमरे में चलो। मैंने एक दुख भरी नज़र अम्मी पर डाली, मगर मैं मुंह से कुछ नहीं बोली और खामोशी से अम्मी के पीछे हो ली। कमरे में आकर भी सर्दी का एहसास हनूस वैसे ही बरकरार था, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के साथ जिस कमरे में रहती थी वो कमरा छत पर बना हुआ था, जहाँ सर्दी और गर्मी पूरी शिद्दत से हावी होती थी। मैं कमरे में आते ही कंबल में घुस गई और उसे अपने गिर्द अच्छे से ओढ़ लिया, मगर सर्दी की शिद्दत से मैं अब कपकपा रही थी। अम्मी ने मुझे डांटते हुए कहा, देखा, अब सर्दी लग रही है ना, कब से बाहर बैठी हो? मैंने ठंडी सांस भरकर अम्मी की जानिब देखा और उनसे कहा, अम्मी, वो लोग रोज़ रात को सहन में बैठकर बातें करते हैं, कभी गरम गरम सूप पीते हैं तो कभी कॉफ़ी पी रहे होते हैं। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी उन लोगों के साथ बैठूं, बातें करूं। ताया अपने दोनों बच्चों से कितना प्यार करते हैं, रोज़ कुछ न कुछ उन लोगों के लिए लेकर आ रहे होते हैं। ताया मुझे ऐसे प्यार नहीं कर सकते क्या? मैंने अम्मी के चेहरे पर नज़रें जमाते हुए उनसे सवाल किया। मेरे लहजे में उस वक्त सिर्फ हसरत थी। अम्मी ने दुख से मेरी जानिब देखा और मेरे बराबर में आकर बैठ गईं। फिर कहने लगीं कि बेटा, अल्लाह ने हमें जिस हाल में रखा है उसी में राज़ी रहना सीखो। अगर तुम्हारे अब्बू को अल्लाह ने जल्दी अपने पास बुला लिया तो इसमें कोई मसलहत होगी। क्यों इन लोगों को देखकर अपना दिल छोटा करती हो? ये कहते हुए अम्मी की आवाज़ भी दुख से कांप रही थी। उनके लहजे में घुली नमी को मैं साफ महसूस कर सकती थी। मेरे अब्बू का इंतकाल 2 साल पहले हुआ था। मुझे आज भी वो दिन पूरी जुजियत के साथ याद था। मैंने उन्हीं दिनों कॉलेज में दाखिला लिया था। अब्बू ही रोज़ मुझे कॉलेज छोड़ने जाते थे और फिर कॉलेज से लेने भी आते थे, मगर उस दिन काफ़ी देर हो गई। अब्बू मुझे लेने नहीं आए थे। मैं कॉलेज में परेशान सी बैठी थी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अब्बू मुझे लेने ना आ सके। मगर वक्त गुजरता जा रहा था और फिर मेरे ताया मुझे कॉलेज से लेने आ गए। मैंने उनसे अब्बू के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं घर के बाहर पहुंची तो हमारे घर के बाहर लोगों का हुजूम लगा हुआ था। घर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने घबरा कर ताया की जानिब देखा, मगर वो बाहर खड़े मर्दों से बातें कर रहे थे। मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आया था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं अंदर की जानिब बढ़ी तो बहुत सारी औरतें एक चारपाई को घेरे खड़ी थीं। उन्हीं में मुझे अम्मी भी दिखाई दी, जिन पर सख्ता तारी था। वो बस फटी फटी नज़रों से चारपाई की जानिब देख रही थी। मैं लोगों की भीड़ में से रास्ता बनाते हुए उस चारपाई तक पहुंची तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया हो और मैं मुंह के बल गिर गई हूँ। सामने चारपाई पर मेरे अब्बू का कफन में लिपटा हुआ वजूद रखा था। सारी औरतें आसपास खड़ी रो रही थीं। मैंने घबरा कर अम्मी की तरफ देखा, मगर अम्मी मेरी जानिब मुतवज्जो नहीं थी। वो तो बस यकटक अब्बू का कफन में लिपटा वजूद देख रही थी। मेरे पैरों में जान ख़त्म हो गई थी और मैं वहीं बैठती चली गई। मैं अब्बू के पैरों की जानिब बैठी हुई थी। सफ़ेद कफन में से सिर्फ उनका चेहरा ही दिखाई दे रहा था। सुबह ही तो अब्बू मुझे कॉलेज छोड़कर गए थे और अब जब मैं वापस आई थी तो अब्बू की लाश मेरे सामने थी। और फिर जब मेरा सख्ता टूटा तो मैं इस कदर टूट कर रोई कि हर कोई मुझे गले लगाकर तसल्लियाँ दे रहा था, मगर मुझे किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। वहाँ मौजूद हर आंख अश्कबार थी। अब्बू मुझे कॉलेज छोड़कर अपने काम पर जा रहे थे तो रास्ते में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उनको कुचल दिया था।
अब्बू मौके पर ही जान बहक हो गए थे। वहाँ मौजूद लोगों ने अब्बू को उठाकर अस्पताल पहुँचाया था। ताया को अस्पताल से फ़ोन आया तो वो भागे भागे गए, मगर मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे थे। मेरे सामने अब्बू का जनाजा उठाया जा रहा था। मेरा दिल फट कर बाहर आने को बेताब था। ये दर्द संभाले नहीं संभल रहा था। सुबह तक हमारा घर खुशियों और अमन का गहवारा था, जहां अब एक जनाजा उठाया जा रहा था। लोग अब्बू को दफनाने के लिए ले जा चुके थे। मेरी और मेरी माँ की दुनिया ही उजड़ चुकी थी। अब्बू का साया मेरे सर से उठ चुका था। मैं यतीम हो चुकी थी। हर कोई मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे सब्र की तलकीन कर रहा था, मगर हमें सब्र कब आना था? हमारा तो सब कुछ ही लुट चुका था। हम लोग इस भरी दुनिया में तन्हा रह गए थे। हम लोग जिस घर में रहते थे वो घर ताया का और मेरे अब्बू का मुश्तरका घर था। जब अब्बू को दफनाया गया तो ताई अम्मी ने अम्मी से कहा कि जब तक तुम्हारी इद्दत मुकम्मल नहीं हो जाती तुम अपने भाइयों के घर चली जाओ, क्योंकि घर में जेठ और उसके बेटे के होते हुए तुम किस तरह से यहाँ इद्दत में बैठ सकती हो। अम्मी ने एक नज़र ताई अम्मी को देखा और फिर अपने भाइयों की जानिब देखा, मगर मेरे मामू अपनी बीवियों की वजह से मजबूर थे। कोई भी बेवा बहन और उसकी बेटी का सहारा नहीं बनना चाहता था। सारे मामू सर झुकाए बैठे थे। किसी ने भी अम्मी और मुझे ले जाने की हामी नहीं भरी। अम्मी समझ गई थी कि कोई भी भाई उन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। इसीलिए अम्मी ने ताई से कहा कि नहीं भाभी, मैं इसी घर में रहूंगी और यहीं अपनी इद्दत पूरी करूंगी। अम्मी की बात सुनकर ताई अम्मी के माथे पर त्योरियां चढ़ गईं, क्योंकि अब्बू के जाने के बाद वो मुझे और अम्मी को बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं थी। इसीलिए वो चाहती थी कि इद्दत के बहाने से वो हम दोनों को इस घर से निकाल दे, मगर अम्मी के इनकार ने उनके सारे इरादों पर पानी फेर दिया था। अब्बू के इंतकाल के बाद मैं अम्मी के कमरे में उनके साथ ही रहने लगी थी, मगर ताई को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसीलिए अब्बू के सोयम के बाद ताई अम्मी ने अम्मी से कहा कि मैंने छत पर बना स्टोर रूम खाली करवा दिया है, तुम अपना सामान लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाओ और जब तक तुम्हारी इद्दत पूरी नहीं हो जाती तुम वहीं रहो। इस बार अम्मी उनसे कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि उन्होंने चंद रिश्तेदार औरतों को भी अपने साथ मिला लिया था और सब मिलकर अम्मी को यही समझा रही थी कि घर में जेठ हैं, इस वजह से तुम सही तरह से इद्दत में नहीं बैठ सकोगी। अम्मी मजबूर हो गई और फिर हमारा सारा सामान उस कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। जिन दिनों हम लोग इस कमरे में शिफ्ट हुए थे उन दिनों सख्त गर्मी पड़ रही थी। घर का एक पुराना सा पंखा इस कमरे में लगा दिया गया था, जबकि सब लोग खुद एसी में बैठे हुए थे और यहाँ मैं और अम्मी गर्म हवा के थपेड़े खा रहे होते थे। जब तक अम्मी की इद्दत पूरी नहीं हो जाती अम्मी को नीचे जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। जब मैं गर्मी से तंग आकर अम्मी से कहती कि अम्मी हम लोग यहाँ कब तक रहेंगे, तो अम्मी मुझे हौसला देती कि मेरी इद्दत ख़त्म होने में कुछ ही वक्त रह गया है, जब तक सब्र कर लो, उसके बाद हम लोग वापस नीचे चले जाएंगे। मैं एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रही थी और फिर एक दिन हम लोगों ने नीचे के पोर्शन से तोड़ फोड़ की आवाज़ें सुनी। पता करने पर मालूम हुआ कि ताई अम्मी अब्बू और अम्मी के कमरे को तुड़वा रही थी और वहाँ ड्राइंग रूम बना रही थी। अम्मी फ़ौरन नीचे गईं और ताई अम्मी से कहा कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये मेरा कमरा है, मैं सिर्फ इद्दत गुजारने के लिए ऊपर छत के कमरे में गई थी। ताई अम्मी ने तनफ्फुर से अम्मी की जानिब देखा और कहने लगीं कि बीबी, अब तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है, तुम बेवा हो चुकी हो, अब हम लोगों ने ही तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का बोझ उठाना है, इसलिए बेहतर है कि हम लोगों से सवाल जवाब मत करो। तुम और तुम्हारी बेटी अब से छत पर ही बने कमरे में रहोगे। अगर ज़्यादा एतराज़ है तो अपने भाइयों के घर चली जाओ। ताई अम्मी ने हम दोनों को बुरी तरह से झाड़ दिया था और ये बात तो हम लोग भी जानते थे कि ताया की अपनी बीवी के सामने बिल्कुल नहीं चलती। ताई अम्मी शुरू से ही ज़बान की तेज़ थी, इसीलिए अपनी ज़बान की तेज़ी दिखाकर सबको दबा लिया करती थी। जब तक अब्बू जिंदा थे ताई अम्मी कुछ दबी हुई थी, यूं कभी हमारे मुंह पर नहीं आई थी।
मगर अब तो अब्बू का इंतकाल हो गया था। उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, इसीलिए अब इस घर में उनकी मर्जी ही चलनी थी। अम्मी समझ गई थी कि अगर उन्होंने ताई अम्मी की बात नहीं मानी तो ताई अम्मी हम दोनों को इस घर से निकाल देंगी। ये भी उनका एहसान था कि उन्होंने छत पर बना कमरा हम दोनों को रहने के लिए दे दिया था। अम्मी भारी दिल के साथ मुझे लेकर वापस ऊपर आ गई। ताई अम्मी अपनी इस जीत पर सरशार थी। अम्मी ने उनसे कोई बहस नहीं की थी और यहीं से ताई अम्मी की हुक्मरानी का आगाज़ हुआ। जब तक अम्मी की इद्दत पूरी नहीं हुई, ताई अम्मी कुछ चुप करके बैठी रही। खाना और नाश्ता वक्त पर पहुंचा दिया जाता था। मामू भी अक्सर अम्मी से मिलने के लिए आते रहते थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मामू ने भी आना जाना कम कर दिया। मैं हर वक्त अब्बू को याद करती रहती थी। जब तक वो जिंदा थे, मैं शहजादियों की तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। मुझे कभी गर्मी का एहसास नहीं हुआ था, मगर यहाँ तो पंखे के परों में भी हवा नहीं थी। दरवाजे और खिड़कियों पर कोई पर्दा नहीं डाला था। ताई अम्मी ने हमसे सब कुछ छीन लिया था। हालांकि इस घर में अब्बू का भी बराबर का हिस्सा था, मगर ताई अम्मी ने हर चीज़ पर कब्जा जमा लिया। मैं और अम्मी बिल्कुल खाली हाथ रह गए थे। ताई अम्मी के इस रूप के बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। अम्मी की इद्दत पूरी होते ही ताई अम्मी का असल चेहरा हमारे सामने आ गया। पहले घर के काम अम्मी और ताई मिलकर करते थे, मगर अब ताई अम्मी ने अम्मी से वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया था कि अगर इस घर में रहना है तो पूरे घर के काम करने पड़ेंगे, वरना अपने खाने पीने का बंदोबस्त हम लोग खुद ही कर लें। अम्मी ने इस बात पर भी सर झुका दिया और उनसे पलटकर कुछ ना कहा, और पूरे घर का काम अम्मी के सर पे पड़ गया। मैं कॉलेज से वापस आने के बाद अम्मी के साथ उनके काम में हाथ बटा दिया करती थी, मगर मुझे पढ़ाई भी करनी होती थी, इसीलिए अम्मी मुझसे ज़्यादा काम नहीं करवाती थी। मगर मैं फिर भी कोशिश करती कि किसी तरह से अम्मी का बोझ हल्का कर सकूं। पहले सफाई करने के लिए घर में मासी लगी हुई थी, मगर ताई अम्मी ने वो मासी भी हटा दी और अम्मी से कहने लगी, पहले ही तुम दोनों की वजह से घर का खर्च बढ़ चुका है। तुम लोगों के लिए कमाने वाला तो मनो मट्टी तले जा सोया है। अब तुम लोगों की जिम्मेदारी हमारे सर पर आ गई है, इसलिए अब मैं हर महीने मासी को हज़ारों रुपए नहीं दे सकती हूँ। ये इस बात का वाज़ेह इशारा था कि घर की सफाई भी अम्मी को ही करनी पड़ेगी। अम्मी उनकी सारी बातों पर सब्र की घूंट भर कर रह जाती थी। यूं अम्मी पर बाकी कामों के साथ साथ घर की सफाई की भी जिम्मेदारी आ गई। जबकि अब्बू के इंतकाल के बाद से अम्मी की तबीयत ख़राब रहने लगी थी, मगर ताई अम्मी को कुछ एहसास नहीं था। ताया अबू मना भी करते थे कि मेरी भाभी बेवा हो चुकी है, मेरी भतीजी यतीम हो चुकी है, ये सब मत करो, मगर ताई अम्मी पर कोई असर नहीं होता था। ताया अबू अपनी बीवी से छुपकर हमारे लिए कोई भी सामान लाते तो खामोशी से मुझे पकड़ा दिया करते, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बीवी को इस बात की भिनक भी लग गई तो घर में एक तूफान खड़ा हो जाएगा। उस दिन मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, यहाँ तक कि उनसे अपने बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था। अम्मी को कल रात ही बहुत तेज़ बुखार था और अब उनकी तबीयत बिल्कुल नढाल हो गई थी। इसी वजह से आज मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली थी। अम्मी ने मुझसे कहा कि जाकर नीचे से कोई बुखार की दवा ले आओ। मैं नीचे आई तो ताई अम्मी ने मुझे देखते ही कहा, आज तुम्हारी अम्मी की सुबह नहीं हुई है, सारे घर का काम पड़ा है और तुम्हारी अम्मी को कोई फिक्र ही नहीं। मैंने ताई अम्मी से कहा कि कल रात से अम्मी को बहुत तेज़ बुखार है, कोई दवा दे दें ताकि उनको आराम आ जाए। मेरी बात सुनकर ताई अम्मी के माथे की त्योरियां चढ़ गईं। वो अपनी जगह से तन फन करती उठी और अलमारी से दवा निकाल कर मुझे दे दी और कहने लगी कि अपनी अम्मी से कहो कुछ देर में नीचे आ जाएं, सारा काम यूं ही पड़ा है। मैं इस बात में सर हिलाकर वापस ऊपर आ गई, मगर अम्मी की हालत ऐसी नहीं थी कि वो नीचे जाकर काम कर सके। मैंने अम्मी को दवा दी तो अम्मी कुछ देर के लिए सो गई। मैंने सोचा कि मैं नीचे जाकर अम्मी के हिस्से का सारा काम कर देती हूँ, इस तरह से ताई अम्मी का मूड भी ठीक रहेगा और घर का काम भी हो जाएगा। कुछ देर बाद मैं नीचे गई तो ताई अम्मी ने दोबारा से अम्मी के बारे में पूछा।
मैंने उनसे कहा कि अम्मी तो दवा खाकर सो गई, आप मुझे बता दें क्या काम करना है, मैं कर देती हूँ। ताई अम्मी ने मेरी जानिब तंजिया नज़रों से देखा और कहने लगी कि तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया तो वो मुझसे कहने लगी कि ऐसा करो, पहले तुम घर की सफाई कर दो, उसके बाद मेरे साथ किचन में आ जाना। मैंने इस बात में सर हिला दिया और घर की सफाई करने लगी, जबकि उनकी बेटी नीलम सामने ही सोफे पर बैठी थी। उन्होंने अपनी बेटी को कोई काम करने के लिए नहीं उठाया। मैं और नीलम एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मैं आज कॉलेज नहीं गई थी तो उसने भी छुट्टी कर ली थी। नीलम का रवैया अपनी माँ की निस्बत मेरे साथ मुख्तलिफ था। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी। इसी वजह से मेरी और नीलम की आपस में बहुत बनती थी। मगर उस वक्त वो मेरे सामने सोफे पर पाँव बसारे बैठी थी और मैं घर की सफाई कर रही थी। मुझे उस लम्हे अपना आप बहुत कमतर सा महसूस हुआ। मैं सोचने लगी कि मेरे अब्बू नहीं हैं, इसी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अम्मी भी मुझसे बहुत कम कोई काम करवाती थी, मगर आज वो बीमार थी तो मैं खुद ही काम करने के लिए नीचे आ गई थी। मगर साथ ही मेरे दिल में एहसास कमतरी ने भी जगह बना ली। घर की सफाई से फारिग होकर मैं ताई अम्मी के साथ बावर्ची खाने में चली आई और उनके साथ खाना बनाने में मदद करने लगी। खाना बनाने के बाद ताई अम्मी ने मुझे धोने के लिए कपड़े पकड़ा दिए और साथ ही इस्त्री करने के लिए भी कपड़े दे दिए। मैंने इतना काम कभी नहीं किया था। शाम तक मेरी हालत बुरी हो चुकी थी। मैं बेइंतहा थक गई। मुझे अम्मी का एहसास हो रहा था कि अम्मी रोज़ रोज़ इतना काम कैसे कर लेती थी। ये सोचकर ही मेरी आंखें नम हो रही थी। फरहाद ताई अम्मी का इकलौता बेटा था जिस पर वो जान छिड़कती थी। वो नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में रहता था और 5-6 माह बाद कुछ दिनों के लिए घर आता था, मगर अभी काफ़ी वक्त से वो घर नहीं आया था। मगर उस दिन जब मुझे अम्मी ने बताया कि फरहाद इस हफ्ते घर आ रहा है तो ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं फरहाद को पसंद करती थी, मगर इस बात का इकरार मैंने फरहाद से कभी नहीं किया था, क्योंकि मैं जानती थी कि ताई अम्मी ये सब कभी नहीं होने देंगी। इसी वजह से मैंने अपने जज्बात किसी पर अया नहीं किए थे, बल्कि मैंने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया था कि अगर फरहाद की मोहब्बत मेरी किस्मत में नहीं लिखी तो कोई बात नहीं, मगर इस मोहब्बत के लिए मैं कभी अपनी अना और इज़्ज़त नफ्स का सौदा नहीं करूँगी। इसी वजह से इस मोहब्बत को मैंने 7 पर्दों में छुपा कर रखा था। एक हफ्ता कैसे गुजरा कुछ पता ही नहीं चल सका और फिर फरहाद के आने का दिन भी आ गया। ताई अम्मी सुबह से ही जले पैर की बिल्ली की मानिंद पूरे घर में फिर रही थी। उन्होंने अम्मी को तरह तरह के खाने बनाने की एक लंबी लिस्ट दे दी थी। अम्मी सुबह से ही बावर्ची खाने में मसरूफ़ थी। मैं भी अम्मी का हाथ बटाने के ख्याल से नीचे चली आई थी और खाना बनाने में अम्मी की मदद करने लगी। अम्मी के साथ घर के काम करते करते मैं भी सारे कामों में ताक हो गई थी और अब तो मुझे खाना भी बनाना आ गया था। यूं सुबह से शाम हो गई, मगर हमें किचन से फुर्सत ना मिल सकी और फिर फरहाद आ गया। ताई अम्मी कितनी ही देर तक उसे गले लगाए रोते रही थी। वो उससे हर बार यही शिकवा करती थी कि वो दूसरे शहर में नौकरी क्यों कर रहा है, अपने शहर में आकर नौकरी क्यों नहीं कर लेता। ताई अम्मी का शिकवा सुनकर उसने मुस्कुराकर उनकी जानिब देखा और कहने लगा कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैंने अपना यहाँ ट्रांसफ़र करवा लिया है। ये सुनकर ताई अम्मी बहुत खुश हुईं, क्योंकि अब उनका बेटा उनकी आंखों के सामने रहने वाला था। मैं उस वक्त किचन में काम कर रही थी। लाउंज से आती हुई सारी आवाज़ें वाज़ेहां सुनी जा सकती थीं। अम्मी भी अपने भतीजे से मिलने लाउंज में ही चली गई। घर के सभी अफराद वहाँ जमा थे, मगर मैं उसके सामने ना गई और अपना काम करती रही। कुछ देर बाद मैंने टेबल पर खाना लगा दिया और नीलम से कह दिया कि वो सबको खाने के लिए बुला ले। सब लोग खाने की मेज़ पर आ चुके थे और खाना भी शुरू कर चुके थे। मैं फ्रिज से मीठा निकालने लगी थी। ताई अम्मी ने आज मेरे हाथ का मीठा खाने की फरमाइश की थी, क्योंकि मैं मीठा बहुत अच्छा बनाने लगी थी।
ताई अम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई कि सदफ, कितना वक्त लगेगा, मीठा ले आओ। मैं जल्दी से अपना दुपट्टा कंधों पर फैलाती मीठे की डिश लेकर बाहर गई और वो डिश मैंने ताई अम्मी के सामने रख दी और खुद आकर अम्मी के बराबर में रखी कुर्सी पर बैठ गई। मैंने एक नज़र भी फरहाद की जानिब नहीं देखा। मैं उससे हत्ताउल इम्कान दूर ही रहना चाहती थी। मैं अपनी वजह से अम्मी को किसी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। जब ही खुद पर मैंने पहरे बिठा लिए थे और अपनी मोहब्बत को दिल के नेहा खानों में दफन कर दिया था। मैं खामोशी से सर झुकाए खाना खाती रही। मुझे अपने वजूद पर किसी की नज़रें गड़ी हुई साफ महसूस हो रही थी, मगर मैंने सर उठाकर ना देखा। कुछ देर बाद फरहाद की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। वो ताई अम्मी से कह रहा था कि अम्मी, मीठा बहुत ही मज़े का बना है, मुझे थोड़ा और दे दें। ताई अम्मी उसकी बात सुनकर सदके वारी हो गई और उसके प्याले में मज़ीद डालने लगी। मैंने पानी पीने के लिए सर उठाया तो मेरी नज़र बिला इरादा ही फरहाद से जा टकराई। वो मुझे ही देख रहा था। उसकी नज़रों में कुछ ऐसी बात थी कि मैं नज़रें फेरने पर मजबूर हो गई। जल्दी जल्दी 2-4 लुक में जहर मार करके मैं वहाँ से उठाई। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि ज़्यादा देर उसके सामने बैठ सकूं। खाने के बर्तन धोकर मैं जल्दी से ऊपर अपने कमरे में आ गई ताकि मज़ीद उसका सामना ना हो सके। कमरे में आकर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं सोचने लगी कि अगर आज अब्बू ज़िंदा होते तो ये सब कितना मुख्तलिफ होता। ताई अम्मी खुशी से मुझे अपने बेटे के लिए चुनती, मगर अब्बू के इंतकाल की वजह से हम इस काबिल नहीं रहे थे कि ताई अम्मी अपने इकलौते बेटे के लिए मुझे चुन सकें। मेरा फूट फूट कर रोने का दिल कर रहा था। कम मायगी का एहसास शदीद होता जा रहा था। जब तक अब्बू ज़िंदा थे मैंने शहजादियों की मानिंद ज़िंदगी बसर की थी, मगर अब ये हालत थी कि मैं सबकी नज़रों से छुपती फिर रही थी। मेरे अंदर किसी का भी सामना करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। अब्बू के साथ साथ मेरी खुद एतमादी भी दफन हो गई थी। इतने में अम्मी कमरे में आई तो मैंने अपने आंसू पीते हुए उनसे रुख मोड़ लिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे आंसू देखें। मैं उनको किसी भी किस्म का दुख नहीं देना चाहती थी। वो रात मेरी आंखों में कटी थी। सुबह का सूरज तो नमूदार हो गया था, मगर मेरी ज़िंदगी में हमेशा अंधेरा रहने वाला था। फरहाद को आए काफ़ी दिन हो चुके थे। मैं कोशिश करती कि उससे मेरा सामना ना हो, इसीलिए जब वो ऑफिस से घर आ जाता तो मैं अपने कमरे में चली जाती थी। उस दिन सुबह मैं घर से कॉलेज जाने के लिए निकल रही थी जब मुझे फरहाद ने आवाज़ देकर रोका था। मैंने हैरत से गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा। मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुन लिया है, मगर वो मेरी ही जानिब मुतवज्जो था। मैं अपनी जगह खड़ी रही। वो मेरे करीब आ गया और कहने लगा कि जब नीलम कॉलेज नहीं जा रही तो तुम अकेली क्यों जा रही हो। उसकी बात सुनकर मैंने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। वो रोब से मेरे सामने खड़ा मुझसे सवाल कर रहा था। मैंने उससे कहा कि आज मेरा एक टेस्ट है, इसीलिए मेरा कॉलेज जाना ज़रूरी है। ये कहते हुए जाने क्यों मेरे माथे पर बल पड़ गए। उसका मुझे यूं रोकना मुझे पसंद नहीं आया था। मैं बार बार दरवाजे की सिमत देख रही थी कि कहीं ताई अम्मी मुझे उससे बातें करते हुए ना देख लें। उसने गौर से मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव देखे और फिर कहने लगा, चलो मैं तुम्हें रास्ते में कॉलेज छोड़ देता हूँ, यूं अकेले जाना ठीक नहीं है। मुझे उसकी बिला वजह की मदाखलत पसंद नहीं आई थी। मैंने गुस्से से उसकी जानिब देखा और उससे कहा कि मैं खुद चली जाऊंगी। आज से पहले भी मैं अकेली ही जाती रही हूँ। आज कोई नई बात नहीं है। आपको मेरे लिए परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। ये कहकर मैं वहाँ रुकी नहीं और दरवाजे से बाहर निकल आई। वो पीछे हैरान परेशान खड़ा मुझे जाता देखता रहा। कॉलेज आकर भी सारा दिन मेरा मूड बेहद ख़राब था। मुझे लग रहा था कि वो मुझ पर बिला वजह अपना रोब जमाने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर एहसास कमतरी का एहसास ज़ोर पकड़ गया और सोचने लगी कि आज अब्बू ज़िंदा होते तो ये सब ना होता। अब तो अक्सर ये होने लगा था कि मैं उससे जितना बचने की कोशिश करती उतना ही मेरा और उसका सामना होता था। वो बहाने बहाने से मुझे मुखातिब करने की कोशिश करता। कभी मुझे अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए दे देता
तो कभी मुझे अपने लिए चाय बनाने को कह देता, और मुझे लगता कि ये सब कुछ वो मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। उस वक्त समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके दिल में मेरे लिए कोई जज्बा हो सकता है, क्योंकि अब्बू के इंतकाल के बाद मैंने इस घर में हमेशा खुद को कमतर ही महसूस किया था। मुझे उससे एक अजीब सी चिढ़ होने लगी थी। जब जब मुझे महसूस होता कि मैं अपनी मोहब्बत को कभी पा नहीं सकूंगी, तो मैं फरहाद से मज़ीद दूर हो जाती, मगर वो तो जैसे मुझसे बात करने के लिए हर पल बहाने ढूंढता रहता था। उन्हीं दिनों पता चला कि ताई अम्मी ने अपनी भांजी से फरहाद की बात तय कर दी है। ये खबर मेरे ऊपर बिजली बनकर गिरी थी। ताई अम्मी की भांजी एक अमीर व कबीर बाप की बेटी थी और इकलौती होने की वजह से बहुत मगरूर थी और किसी को भी खातिर में नहीं लाती थी। और ताई अम्मी दिलो जान से चाहती थी कि वो अपनी भांजी को अपनी बहू बना ले, और अब उन्होंने फरहाद का रिश्ता वहाँ तय कर दिया था। मैं नहीं जानती थी कि ये रिश्ता फरहाद की मर्ज़ी से हुआ है या नहीं, मगर जब से यह खबर मुझे मिली थी मेरा किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था। हर पल बस रोने को दिल करता रहता। मेरी मोहब्बत मेरे सामने किसी और की हो रही थी और मैं कुछ भी कर नहीं पा रही थी। मैं कुछ करना चाहती भी नहीं थी, क्योंकि फरहाद के रवैये ने मुझे ये बावर करा दिया था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझसे बात करता है। मैं फरहाद से मज़ीद चिढ़ने लगी थी। जहाँ कहीं भी उसका और मेरा सामना होता, मैं अपना रास्ता बदल दिया करती थी। वो मुझे अपना कोई काम करने को कहता तो मैं उसका कोई काम नहीं करती थी। एक रोज़ फरहाद ने तायाबू से कहा कि वो कॉलेज जाते हुए मुझे और नीलम को कॉलेज छोड़ दिया करेगा, मगर ये बात मुझे किसी भी सूरत गवारा नहीं थी। मैं जल्दी कॉलेज के लिए निकल जाया करती और उसके साथ उसकी गाड़ी में जाना नहीं चाहती थी। मेरी बेबसी गुस्सा बनकर बाहर आने लगी थी। उस दिन फरहाद ने मुझे रोक लिया और कहने लगा कि तुम क्यों मेरे और नीलम के साथ कॉलेज नहीं जाती हो? तुम्हें मेरे साथ जाने में क्या मसला है? तुम मुझसे इतनी दूर दूर रहती हो, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। उस पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे कैसे बताती कि तुमने तो मेरा सुख चैन सब छीन लिया है। वो किसी और से मंगनी पर इतना खुश था कि उसको खुश देखकर मैं अंदर ही अंदर जलती कुड़ती रहती। फरहाद ने मुझसे कहा कि वो मुझे कॉलेज छोड़ेगा, मुझे अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उसकी ये बातें उसका हुक्म लगती। मुझे लगता था कि अपना रोब जमाना चाहता है, मगर मैं भी सोचती थी कि मैं उसकी कोई जागीर नहीं हूँ जो उसके रोब में आ जाऊंगी। इसी वजह से वो मुझसे कुछ कहता तो मैं उसका उलट ही किया करती। उसे बात करनी मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी। उसके सामने जाने पर मुझे घबराहट होने लग जाती। मैं उससे दूर रहने के 100 बहाने तलाश करती थी, मगर कहीं न कहीं हमारा सामना हो ही जाता था। नीलम की सालगिरह थी, जिसके लिए वह बहुत दिनों से तैयारी कर रही थी। उस दावत में उसने अपनी सारी दोस्तों को बुलाया था। मैं भी उस दावत के लिए बहुत पुरजोश थी, मगर मसला ये था कि मेरे पास पहनने के लिए कोई ढंग का जोड़ा तक नहीं था। जब से अब्बू का इंतकाल हुआ था, उस दिन के बाद से हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे कि कुछ खरीद सकें। इसलिए पुराने जोड़ों को ही धोकर इस्तेमाल किया जा रहा था, मगर अब वो भी इस काबिल नहीं रहे थे कि उन्हें किसी तकरीब में पहना जाता। इसी वजह से मैं बहुत परेशान थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अम्मी से नए जोड़े की फरमाइश करके उन्हें मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने इस बात का जिक्र अपनी कॉलेज की दोस्त से किया तो उसने मुझसे कहा कि ये तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, मेरे पास बहुत सारे ड्रेस हैं, तुम कोई भी पहन सकती हो। मगर मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि मुझे किसी की उतरन पहनना गवारा नहीं था। मैंने तो महज उससे अपने दिल की बात कही थी। मगर अगले दिन वो अपना एक बेहद हसीन जोड़ा लेकर आ गई और ज़बरदस्ती मेरे हाथ में थमा दिया। मैं उसे लाख इनकार करती रही, मगर उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने बुझे दिल के साथ उससे जोड़ा ले लिया, मगर मेरा उसे पहनने का कोई इरादा नहीं था। घर आकर मैंने वो सूट कमरे में एक जानिब रख दिया और खोलकर देखने की भी जहमत गवारा नहीं की, क्योंकि मैं उसे पहनना नहीं चाहती थी।
नीलम की सालगिरह का दिन भी आ गया। उसने अपनी सालगिरह के लिए एक बेहद खूबसूरत पाँव को छूती हुई फ्रॉक बनाई थी। जब वो तैयार हुई थी, इतने कीमती कपड़ों में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं हसरत से उसे देख रही थी। मैं उसके साथ उसी के कमरे में थी और उसे तैयार होने में मदद कर रही थी। फिर नीलम ने मुझसे कहा कि तुम भी जाकर तैयार हो जाओ, सारे मेहमान आते ही होंगे। मैं ऊपर कमरे में तैयार होने के लिए आ गई, मगर मैंने अपना ही एक पुराना जोड़ा निकाल कर पहना था। कुछ देर बाद मैं तैयार हो गई और नीचे जाने लगी। अभी मैं आधी सीढ़ियों पर ही पहुंची थी कि मेरी नज़र नीचे खड़े मेहमानों पर पड़ी तो मुझे परेशानी ने घेर लिया। वो सब लोग बेहद कीमती और नफीस कपड़े पहने हुए थे, जबकि मेरे कपड़ों का रंग जगह जगह से उड़ा हुआ था। मैंने एक गहरी सांस ली और वापस पलट आई। मैं दिल गिरफ्ता सी बेड पर बैठ गई। इसी असना में मेरी नज़र उसी सूट पर पड़ी जो मेरी दोस्त ने मुझे पहनने के लिए दिया था। ना चाहते हुए भी मेरे कदम उस जोड़े की जानिब बढ़े। मैंने वो जोड़ा देखा। वो जोड़ा वाकई बहुत खूबसूरत था। वो पैरों को छूती हुई काले रंग की फ्रॉक थी, जिसके ऊपर नफीस सा मोतियों का काम किया गया था। मैंने वही पहन ली और हल्का सा मेकअप कर लिया। लंबे बाल मैंने खुले छोड़ दिए थे। मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं पहचानी ही नहीं जा रही थी। मैं पहली बार इतना तैयार हुई थी। अपनी तैयारी से मुतमईन होकर मैंने नीचे की जानिब कदम बढ़ा दिए। जैसे ही मैं लाउंज में दाखिल हुई, सबकी सताइशी नज़रें मेरी जानिब उठी थी। मैं सब लोगों से मिल रही थी। मैंने अब तक फरहाद को एक भी बार नहीं देखा था, मगर उसकी निगाहें मुझे खुद पर महसूस हो रही थी। फरहाद की नज़रों से तंग आकर मैंने उसकी जानिब देखा तो वो गुस्से से मुझे देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ सका कि वो गुस्से से मुझे क्यों देख रहा है, मगर मैंने फ़िलहाल उसे नज़रअंदाज किया। खुशगवार माहौल में केक काटा गया था और फिर सब के लिए खाना लगा दिया गया। सब लोग खाना खाने में मसरूफ़ थे और फिर तकरीब तमाम हो गई। मैंने अम्मी के साथ मिलकर सारा फैलावा समेटा। अम्मी बहुत थक गई थी और बस थोड़ा ही काम रहता था। मैंने अम्मी को ऊपर आराम करने के लिए भेज दिया और ख़ुद जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। मैं काम निपटाकर जैसे ही मुड़ी तो मैंने किचन के दरवाजे पर फरहाद को खड़े हुए देखा था। वो मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मैं उसे नज़रअंदाज करके उसके बराबर में से गुजर कर कमरे में जाने लगी तो उसने सख्ती से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहने लगा कि तुम्हें इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत थी। मैंने हैरत से उसे देखा। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि वो मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहा है। मैंने एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाया और उससे कहा, तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले। मेरा तो दिमाग ही घूम गया था उसके ये तेवर देखकर। बहुत जल्द तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं कौन होता हूँ, ये सवाल पूछने वाला। आइंदा इतना तैयार होकर किसी के सामने आई तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। उसका लहजा धमकी आमेज था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोने लगी और उससे अपना हाथ छुड़ाकर तेज़ी से ऊपर चली गई, क्योंकि मज़ीद उसके सामने खड़े रहकर मैं अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। इसी वजह से मैं सीढ़ियाँ चढ़कर भागती हुई ऊपर अपने कमरे में आ गई। अम्मी मुझे देखकर बुरी तरह से भौंकला गई थी और मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ है। मैं इसी तरह से उनके गले लग गई और मज़ीद बुरी तरह से रोने लगी। मैंने अम्मी से रोते हुए कहा कि मुझे नहीं रहना इस घर में। वो फरहाद मेरा बाप बन गया है। अगर मेरे अब्बू नहीं हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी मुझे कुछ भी सुना कर चला जाएगा और मैं खामोशी से उसकी सारी बातें सुनती रहूँगी। अम्मी ने मुझसे कहा कि क्या हो गया, ऐसा क्या कह दिया उसने जो तुम यूं रो रही हो। अम्मी, आप जानती हैं मेरे पास आज पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे। ये मैंने अपनी दोस्त का जोड़ा पहना है। पता नहीं ये बात फरहाद को कैसे पता लग गई। वो मुझसे कह रहा है कि मुझे इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत थी। क्या अब मैं उसे पूछ कर तैयार होंगी? मैं इस वक्त गलत फहमी की इंतहा पर थी। वो मुझे कह रहा था कि उसे पता चल गया है ये मेरे कपड़े नहीं हैं। मैं जाने क्यों उससे इस कदर बदगुमान हो गई थी। हालांकि उसने कभी भी
मुझसे कुछ नहीं कहा था, मगर फिर भी मैं उसे ही गलत समझ रही थी। मैं नहीं जानती थी कि कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा फरहाद मेरी सारी बातें सुन रहा है। अचानक ही वो कमरे में आ गया। उसे अपने सामने देखकर मेरी रूह फना हो गई। उसके चेहरे से गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने गुस्से से मुझसे कहा, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? तुम मुझे इतना कमज़ोर समझती हो कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा? मुझे तो पता भी नहीं कि ये सूट किसका है। मैंने तुम्हें इतना तैयार होने से इसलिए मना किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी की नज़र तुम तक पड़े। मैं तुम्हें सबसे छुपा कर रखना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। उसका आखिरी जुमला सुनकर मैंने पूरी आंखें खोलकर उसे देखा। मुझे लगा कि शायद गुस्से की वजह से उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपने माँ बाप से लड़ रहा हूँ और तुम मुझे ही गलत समझ रही हो। अब की बार मैं बेहोश होते होते बची थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे क्या कह रहा है। मैं अपना रोना धोना भूलकर बस उसकी शक्ल देख रही थी। मुझे यूं हमनकों की तरह खुद को तख्ता पाकर उसने बेख्तियार अपना माथा पकड़ लिया और नफ़ी में सर हिलाया। अम्मी भी खामोश खड़ी ये सब सुन रही थी। मैंने हैरत से अम्मी की जानिब देखा। मेरी आंखों में सवाल वाज़िहा था और ये बात भी सच थी कि मुझे अब तक उसकी कोई बात समझ नहीं आई थी। उसकी सारी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थीं। मैं उसकी बातों का मतलब निकालने की कोशिश कर रही थी मगर बुरी तरह से नाकाम रही थी। वो मुझे बाजू से खींचते हुए नीचे ले गया। नीचे लाउंज में सोफ़ों पर सब लोग बैठे हुए थे। ताया और ताई ने हैरत से अपने बेटे की तरफ देखा था और उसने ताया अब्बू से कहा, अब्बू, मैं कल ही सदफ से निकाह करना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसकी आवाज़ बेहद हमवार थी। मेरा दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। मैं बग़ैर पलकें झपके बस उसे ही देखते जा रही थी। इस अचानक उफ्ताद पर मैं कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं दे पा रही थी। मेरे सोचने समझने की सारी सलाहियतें सल्ब हो गई थीं। ताई अम्मी ने फरहाद से कहा, ये कोई वक्त है ये सारी बातें करने का? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये बात हम बाद में करेंगे। मगर फरहाद ने ताई अम्मी को कोई जवाब नहीं दिया और ताया अब्बू से कहने लगा, अब्बू, क्या कल आप मेरा निकाह करने पर राज़ी हैं? मैं सदफ को अपना नाम देना चाहता हूँ। जब से मैं वापस आया हूँ अम्मी से एक ही बात कर रहा हूँ कि मुझे सदफ से शादी करनी है, मगर उन्होंने मेरा रिश्ता ज़बरदस्ती तय कर दिया है। ताया अब्बू ने गुस्से से ताई अम्मी की जानिब देखा और फिर अपने बेटे की तरफ देखा। ताया अब्बू ने नरमी से फरहाद से कहा, मैं कल तुम्हारा निकाह सदफ से कर दूंगा। तुम्हें मुझे पहले ये सब कुछ बताना चाहिए था। मैं तो पहले भी उस लड़की से तुम्हारी शादी के हक में नहीं था। फरहाद ने मेरा हाथ अब भी पकड़ा हुआ था। मैं इस कदर बौखला गई थी कि उससे अपना हाथ छुड़ाना भी भूल गई थी। और फिर अगले दिन मेरा निकाह फरहाद से हो गया और 1 महीने बाद मेरी रुखसती कर दी गई। फिर कुछ अरसे बाद मैंने फरहाद से कहकर अम्मी को भी नीचे ही शिफ्ट करवा दिया। यूं अम्मी का कमरा उनको वापस मिल गया। ताई अम्मी अपने बेटे के सामने कुछ नहीं कह सकी। मैं आज फरहाद के साथ बहुत खुश हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर लड़कियाँ अपने जज्बात पर काबू रखें तो बेमोल होने से बच सकेंगी। आज फरहाद मेरी इज़्ज़त करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। अगर मैं फरहाद के सामने अपनी मोहब्बत की भीख मांगती तो शायद मुझे कभी भी वो मोहब्बत नहीं मिल सकती थी जो आज मुझे हासिल है। वक्त के साथ साथ ताई अम्मी का रवैया भी मेरे साथ बेहतर हो गया। मैंने अपनी खिदमत गुजारी से उनका दिल भी जीत लिया। यूं आज मैं अपने घर में खुश हूँ। अब्बू के जाने के बाद जिस एहसास कमतरी ने मेरे अंदर जन्म लिया था उसे फरहाद ने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। मी नानो